नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। हर जिले के हर उस जरूरी तथ्य पे ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं जो पटवारी, अन्य व्यापम एग्जाम और एमपीपीएससी प्रीलिम्स हर तरह की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस पूरे लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। शुरुआत करेंगे। आज का जिला है मुरैना। दोस्तों, हर जिले में सबसे पहले नक्शे का अध्ययन करते हैं। कितने बिंदु देखते हैं? 4 बिंदु देखते हैं। हर वह बिंदु जहां से प्रश्न बनता है, पुराने प्रश्न पत्र उठा के देख सकते हैं आप। पहला बिंदु, जो जिला है वो पड़ोस के किन जिलों की बाउंड्रीज या सीमाओं को स्पर्श कर रहा है? तो मुरैना जो है वो श्योपुर, ग्वालियर, भिंड इनकी सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। नंबर सेकेंड, जो जिला है वो क्या किसी पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है? तो दोस्तों, मुरैना एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा राजस्थान। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुल 6 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। कौन से हैं वे 6 जिले? आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आपका होमवर्क है कि आप उनके नाम कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। दूसरा पॉइंट हमने देखा। तीसरा देखेंगे कि किस पठार का पार्ट है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मध्य भारत का पठार माना जाता है। मध्य भारत का पठार। प्रश्न बनते हैं कि कोई भी जिला जो है वो किस पठार का हिस्सा है, किस किस पठार का हिस्सा है, क्योंकि कई बार एक से ज्यादा पठार या एक से ज्यादा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत भी कोई जिला आता है। तो तीसरा बिंदु हमने देखा इसका पठार, और चौथा और आखिरी बिंदु कि इसका संभाग कौन सा है। साथियों, ये पूरा एरिया आपको पता है चंबल संभाग माना जाता है। चंबल के अंतर्गत आता है मुरैना। तो 4 बिंदु हमने देखे। पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? पड़ोसी जिले हैं श्योपुर, ग्वालियर और भिंड। पड़ोसी राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तीसरा कौन सा संभाग है? चंबल संभाग। और कौन सा पठार है? तो मध्य भारत का पठार। चारों जरूरी बिंदु देख लिए। अगला बिंदु देखेंगे दोस्तों, इसकी ऐतिहासिकता। मध्य प्रदेश में जो लोह युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं वो मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से से मिले हैं। मतलब मुरैना, भिंड, ग्वालियर इस वाले क्षेत्र से मिले। ठीक, लोह युगीन सभ्यता मतलब वह सभ्यता, वह समाज जहां के लोग लोहे की धातु से बने उपकरण, औजार, बर्तन आदि का प्रयोग करते थे। मतलब लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोहे की खोज बहुत बाद में हुई है। शुरू में लोग तांबा, कांसा, पत्थर इस सब से बनी हुई चीजों का उपयोग करते थे, और उस समय कहा जाता था उसे ताम्र संस्कृति, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। फिर कुछ समय बाद लोहे की खोज हो गई थी, तो फिर जिन लोगों ने लोह धातु का उपयोग चालू किया उन्हें लोह युगीन सभ्यता के लोग कहा गया। और मध्य प्रदेश में ऐसे समाज, ऐसी सभ्यता के साक्ष्य कहां से मिले? तो मैंने बताया उत्तरी मध्य प्रदेश से मिले, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर सब आता है। इसके अलावा मुरैना के निकट बरवाई गांव में 2009 में राम प्रसाद बिस्मिल जी का मंदिर बनवाया गया। दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राम प्रसाद बिस्मिल जी का मंदिर कहां है? मुरैना के निकट बरवाई गांव में। कब बना? 2009 में बना। इसके अलावा मुरैना के ही सबलगढ़ क्षेत्र में एक किला है जिसकी नींव रखी थी गोपी सिंह ने। और कब रखी थी? 18वीं सदी में। दोस्तों, सदी भी, समय भी, काल भी पूछा जा रहा है एग्जाम में आजकल। तो सबलगढ़ का किला कहां है? मुरैना में है। किसने बनवाया? गोपी सिंह ने बनवाया। पर किस समय में बनवाया, किस अवधि में बनवाया? तो 18वीं सदी में बनवाया। तीनों पॉइंट पता होने चाहिए। इसके अलावा भौगोलिक स्थिति, हम सारे बिंदु देख चुके हैं। क्या देखा हमने? पड़ोसी जिले श्योपुर, ग्वालियर, भिंड। पड़ोसी राज्य क्या देखे? उत्तर प्रदेश, राजस्थान। पठार कौन सा देखा? मध्य भारत का पठार। संभाग क्या देखा? चंबल। अब देखिए, कुछ विशेष बिंदु हैं जो हमने नक्शे में नहीं देखे। हम नक्शे में जनरली 4 बिंदु देखते हैं बस। विशेष बिंदु क्या है? प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु है। जी हां दोस्तों, प्रश्न आएगा मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? नॉर्थ पॉइंट कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो वो है मुरैना। इसके अलावा ये जिला एक से अधिक राज्य को छूने वाले 6 जिलों में से एक है। इसकी तो मैं बात कर चुका था आपसे। अगला देखेंगे दोस्तों, रेंगती हुई मृत्यु। चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि चंबल नदी यहां प्रवाहित होती है और चंबल नदी अपर्दन करती है। और अपर्दन कौन सा वाला करती है? अवनालिका अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है जब कोई नदी मिट्टी को या बाकी सामग्री को बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाए तो उसे अपर्दन कहते हैं। पर चंबल नदी इतना तीव्र, इतना तेजी से अपर्दन करती है कि वहां पर गड्ढे बन जाते हैं। मतलब वो जमीन के नीचे तक की चीज को बहा के ले जाती है।
और गड्ढे नहीं, वो गड्ढे कुछ समय बाद बड़े होकर नालियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए उस अपर्दन को कहा जाता है अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। और आप मुझे बताइए कि किसी जमीन, किसी खेत की उपजाऊ मिट्टी को कोई नदी यदि बहा कर ले जाए, और इस कदर बहा कर ले जाए कि पूरी जमीन बह गई, उसके साथ गड्ढे पड़ गए, मैं यूं कहूं कि नालियां बन गई, इसलिए कहा जा रहा है अवनालिका अपर्दन, तो क्या वो खेत, क्या वो जमीन उपजाऊ बचेगी? नहीं बचेगी। क्या वो खेती के लिए उपयुक्त होगी? नहीं होगी। यही कारण है कि अवनालिका अपर्दन को किसानों के लिए रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा, रेंगती हुई मृत्यु का संबंध किससे है? अवनालिका अपर्दन से है। ऐसा अपर्दन जहां नालियां बन गई। कौन? चंबल नदी कर रही है ऐसा। कहां कर रही है? मुरैना क्षेत्र में कर रही है। क्लियर? आगे देखते हैं। नदी, दोस्तों चंबल नदी के तट पे बसा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं। परियोजना, यहां पर आसन नामक प्रमुख नदी परियोजना विद्यमान है। आसन, प्रश्न आ सकता है। अच्छा, वृक्ष की बात करें तो दोस्तों प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश में वनों को कुल 3 भागों में बांटा जाता है। उन्हीं में से एक क्षेत्र है मुरैना शिवपुरी क्षेत्र, और यहां पर कटीले वृक्ष पाए जाते हैं जो कि शुष्क पर्णपाती होते हैं। तो प्रश्न आएगा कि सर्वाधिक कटीले वृक्ष कहां पाए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इसी के अंतर्गत शिवपुरी, मुरैना, ये वाला क्षेत्र भी आ जाता है। ठीक, आगे देखें। राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों कुनो राष्ट्रीय उद्यान यहां विद्यमान है, और कुनो राष्ट्रीय उद्यान मुरैना के अलावा श्योपुर में भी है। तो श्योपुर, मुरैना दोनों जगह आता है। अभ्यारण्य की बात करूं तो यहां चंबल अभ्यारण्य है। आगे देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद, दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रदेश सरकार द्वारा किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए उस जिले के नाम से सूचीबद्ध किया गया है। तो मुरैना में चूंकि सरसों, राई ये सब अच्छा खासा होता है, यही कारण है कि यहाँ के सरसों को मुरैना के नाम से एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया गया है। प्रश्न आएगा, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सरसों कहां से शामिल है? तो मुरैना से है। कुछ अन्य तथ्य देखेंगे दोस्तों। प्रदेश के मुरैना, दतिया, उज्जैन ये जिले ऐसे हैं जहां सर्वाधिक मतलब 2-2 विधानसभा सीटें एससी कोटे के लिए रिजर्व हैं। दोस्तों 3 जिले ऐसे हैं, एक मुरैना, एक दतिया और एक उज्जैन, जहां जो विधानसभा सीटें हैं वो 2-2 विधानसभा सीटें, हर जगह 2-2 विधानसभा सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? एससी कोटे के लिए। अगला, गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन 2 जगह होता है, एक मुरैना में और एक ग्वालियर में। और मुरैना में जैसा मैंने बताया सरसों, राई और इसके अलावा बाजरा सर्वाधिक होता है। सीधे प्रश्न आएगा। और मुरैना में यदि पशुओं की बात करूं तो भैंस, गधे सर्वाधिक पाए जाते हैं। और दोस्तों प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री मुरैना के बानमोर में 1922 में स्थापित की गई थी। प्रश्न आएगा, मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां और कब स्थापित हुई? तो मुरैना के बानमोर 1922। यहां ऑयल मिल, ऑयल पशु आहार संयंत्र और मथुरा रिफाइनरी आधारित पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो मथुरा रिफाइनरी पर आधारित है वो कहां है? मुरैना में है। ऑयल मिल और ऑयल पशु आहार संयंत्र भी कहां है? मुरैना में है। इसके अलावा मुरैना के बानमोर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक केंद्र स्थापित किया गया है। साथियों पुराने लेक्चरों में मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह औद्योगिक केंद्र स्थापित कर रही हैं ताकि औद्योगिक गतिविधियां बढ़े। और केंद्र सरकार इस क्रम में कुल 6 औद्योगिक केंद्र स्थापित कर रही है और मध्य प्रदेश सरकार कुल 26 कर रही है। ठीक, तो उनमें से मध्य प्रदेश सरकार ने एक केंद्र मुरैना के बानमोर में भी स्थापित किया। प्रश्न आएगा, बानमोर कहां है? मुरैना में। आगे देखें, यहां से युग प्रणेता और चंबल बाणी नाम के समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है। और दोस्तों मुरैना और भिंड दोनों को बागियों का गढ़ कहा जाता है और मुरैना को सरसों की नगरी भी कहा जाता है। बागियों का गढ़ कहा जाता है मुरैना और भिंड क्षेत्र को। ये थे कुछ जरूरी तथ्य मुरैना के संबंध में। आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तथ्य मैं आप तक पहुंचा पाया होऊंगा। अगली श्रृंखला बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे, अगला जिला बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे इस श्रृंखला का, जिसके अंतर्गत सारे तथ्य समाहित करेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।